शुरुआत करेंगे कोलकाता की बड़ी खबर से। कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुई बर्बरता की घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। पार्टी ने इस मुद्दे की जांच के लिए 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है, जो कोलकाता पहुंच गई है। कमेटी घटना की जांच कर सत्य तथ्य का पता लगाएगी। जांच समिति में सत्यपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव कुमार देव और मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। ये समिति मौके पर जाकर तथ्य जुटाएगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। उधर इस मौके पर सत्यपाल सिंह ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल की हर एक बहन बेटियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी लेखी ने भी प्रदेश की ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि ममता सरकार हमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की प्रत्येक हमारी बहन और बेटियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं। अभी मुझे विश्वास है कि ममता दीदी की सरकार हमको जहां पर ये घटना घटी है वहां हमको जाने देगी। वहाँ जिन अधिकारियों ने इसमें जो है तहकीकात की है उनसे चर्चा करने देगी। कॉलेज के जो अधिकारी लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात करने देगी। उसके बाद हम लोगों ने जैसे समय मांगा है कि पुलिस कमिश्नर हमको समय दे, चीफ सेक्रेटरी हमको समय दे, उससे हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस बात का विश्वास है कि हमको वहाँ जाना अलाउ करेंगे, और अगर हमको अलाउ नहीं करेंगे इसका मतलब ये है वो सच्चाई छिपाना चाहते हैं। जितना हम लोग प्रशासन को जानते हैं, मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं जो खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे हैं, तो जो प्रशासन को समझता है और जानता है वहाँ पर जनता की मांग और जनता से संपर्क अनिवार्य है। और जो प्रशासन में रहकर जनता की आवाज़ नहीं सुनता और जनता से बात भी नहीं करता, तो वही जो है प्रशासन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। वो जनता की लोकतांत्रिक आवाज़ नहीं सुनते और काम नहीं करते। वो हमें आज दिन भर में पता चलेगा, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर ऑफ पुलिस और चीफ सेक्रेटरी और जो कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं उन सबसे समय मांगा है बातचीत करने के लिए। और भाजपा द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस समय कोलकाता पहुंच चुकी है। जो लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ उसे लेकर वो अपनी एक जांच करेगी। वो वहां छात्रा के परिवार से मिलेगी, साथ ही साथ अन्य तथ्यों को भी तलाशेगी। इसी के साथ ये भी एक आरोप भारतीय जनता पार्टी की जो फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है उसकी ममता सरकार पर एक आरोप है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही इस टीम को। लगातार हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता है आरजीकर मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, उस मामले के बाद ये दूसरा बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें दिखता है कि महिलाएं और युवतियां कॉलेज प्रेमाइसेस के भीतर भी छात्राएं सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही हैं पश्चिम बंगाल में। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर, जिसे लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम इस समय कोलकाता में मौजूद है। प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत, भाजपा का जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पूरा पहुंचा है उसका एक बड़ा आरोप इस समय पश्चिम बंगाल सरकार पर, ममता बनर्जी सरकार पर है कि सहयोग नहीं कर रहे। किस तरह का सहयोग नहीं कर रही है सरकार इस पूरी टीम को? देखिए रितु, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहां पे पहुंचने के लिए जो अनुमति चाहिए वो अनुमति, वहां पे जो पुलिस फोर्स है इन तक पहुंचाना, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर ऑफ पुलिस इन लोगों के साथ मिलने के लिए जो टाइम मांगा गया वो टाइम फिक्स कराना, ये कुछ भी तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वैसे रितु बता दूं कि कल भी जब नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की तरफ से लोग आए थे तो उनको भी जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहां पहुंचने नहीं दिया गया, वहां का फोटोग्राफी करने नहीं दिया गया, और जो पीड़िता है उनके साथ बात करने नहीं दिया गया। जबकि नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उन्हें इस तरह की जो सुविधा है वो मुहैया करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब
पार्टी की तरफ से जो सतपाल सिंह ने जिन उनका जो बाइट आपने सुनाया वो सही है कि अभी तक सरकार की तरफ से ये जो टीम है, इस टीम की मौजूदगी को किसी तरह से स्वीकारा नहीं गया और इसीलिए ना कमिश्नर का कोई टाइम मिला है, ना चीफ सेक्रेटरी का कोई टाइम मिला है और ये लोग अभी निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं होटल से। तो इनके पास ऐसा कोई मैसेज नहीं आया, ऊपर से कोई नेगेटिव मैसेज पहुंचा जा रहा है कि आप कस्बा लॉ कॉलेज ना जाए तो अच्छा है, और कस्बा लॉ कॉलेज जाए तो भी वहां पे कितना दूर तक उनको पहुंचाने दिया जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो इस तरह की एक दुविधा में है ये टीम और सरकार की तरफ से इस टीम की मौजूदगी को स्वीकारा नहीं जा रही है। एनसीडब्ल्यू का गठन तमाम इस तरह के मामलों में खासकर महिला अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सरकार जिस तरह से काम कर रही है, एक ऐसी संस्था जो निष्पक्ष तौर पर किसी भी घटना को जांचने और उसको परखने के लिए इस संस्था को बनाया गया है। महिलाओं को खासकर इस तरह के मामलों में जहां सामूहिक दुष्कर्म या फिर रेप के जो मामले हैं उसमें महिलाओं को एक अलग शक्ति प्रदान करने के लिए, ऐसे में एनसीडब्ल्यू को रोकना और फिर इस फैक्ट फाइंडिंग टीम को जिसमें महिला सदस्य भी शामिल हैं, आखिर सरकार क्यों ये रोकना चाहती है? हमने देखा कि कैसे एसआईटी में भी 5 सदस्यों से 9 सदस्यों को उसमें शामिल किया गया है। तो ये मामला है क्या आखिर पूरा? क्यों नहीं लॉ कॉलेज तक कोई भी संस्था जा सकती है? नहीं देखिए, ये सरकारी कॉलेज है। देखिए, बात को इस तरह से समझना जरूरी है। जब हम पिछले अगस्त में आरजी कौर की बात कर रहे थे, जब इस जून जुलाई में कस्बा लॉ कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही प्रेमाइस जो है ये सरकारी प्रेमाइस है। तो इसमें सरकार की जो जिम्मेदारी है वो 2 कदम 4 कदम 10 कदम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन सरकारी प्रेमाइस पर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर अगर अपने बेटी सुरक्षित नहीं है तो माँ बाप अपने बेटी को, ये भर्ती का मौसम है तो कहाँ पे भर्ती कराए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बारे में सरकार कई ज्यादा यहाँ पे हो सकता है कि एलिबाई दे सके, सफाई दे सके कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी है, उन लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में सरकार को पता नहीं है। लेकिन कस्बा लॉ कॉलेज सरकारी लॉ कॉलेज है, आरजी कौर मेडिकल कॉलेज सरकारी कॉलेज है, और जो ये दर्दनाक घटना हम देख रहे हैं वो सारे की सारे ये सरकारी प्रेमाइस में है। तो सरकारी प्रेमाइस में अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अंदर चले जाए या कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम अंदर चले जाए तो किस तरह से सबूतों को मिटाने की काम किया जा रहा है, जो आरजीकर में आरोप लगा था और यहाँ पे भी आरोप लगने लगा है, तो इनको पता चल जाएगा। तो इसीलिए सरकार की तरफ से एक तरीका अपनाया गया कि कोई भी अगर वहां पे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का फैक्ट फाइंडिंग टीम हो, किसी को अंदर घुसने ना दिया जाए, किसी को फोटोग्राफी ना करने दिया जाए और पीड़िता से बात किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को भी करने नहीं दिया जाए। ऋतु, प्रसन्नजीत, ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है, जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया था उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हुई? इस पूरे मामले में फिर सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है? अगर सरकार को लगता है वो संवैधानिक संस्था को भी रोकेगी कि वो इस मामले के लिए ज्यादा जांच पड़ताल ना करें, या फिर किसी विपक्ष की पार्टी अगर उनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम है उसको भी अगर रोकने का काम करती है, तो सरकार किस तरह से इस पूरे मामले पे आगे बढ़ रही है? क्या जनता संतुष्ट दिखाई दे रही है? क्या उस लड़की के माता पिता संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं सरकार की पूरे जांच प्रक्रिया से? देखिए, इस बार हम लोग जो पीड़िता की माता पिता है उन्हें काफी सुरक्षित रखे हैं। वो मीडिया के सामने ना है, ये मीडिया की तरफ से भी कोशिश किया जा रहा है कि उनका जो है वो किसी तरह से सुरक्षित रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बंगाल के लोग हैं, जो कोलकाता के लोग हैं, जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये भी नाराज है, क्योंकि जिस तरह से सरकार की तरफ से पूरे जो तहकीकात की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को छिपाने की कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से 3 आरोपियों को संरक्षण देने की कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की बड़े सांसद कल्याण बनर्जी की तरफ से दिया गया बयान हो, चाहे उनकी बड़े नेता, पुराने नेता और ममता बनर्जी की खास नेता माना जाता है मदन मित्र की तरफ से कोई बयान हो, तो इससे लगता है कि किसी ना किसी तरह से, जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है
वो तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद की माने हुए नेता है उस इलाका की और उस लॉ कॉलेज की। तो इन सब लोगों को संरक्षण देने की एक कोशिश किया जा रहा है, ये लोगों का कहना है और गुस्सा है, और ये कहना और गुस्सा ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। रितु जी, प्रसेनजीत, कई ऐसे तथ्य बाहर आ रहे हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो आरोपित तीनों सदस्य हैं उसमें से 2 के सीधे सीधे संपर्क तृणमूल कांग्रेस के साथ है, तमाम नेताओं के साथ उठना बैठना है। ऐसे में क्या इन लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है? अगर जांच को खुले तौर पर एक तरह से पारदर्शी तरीके से अगर जांच में लोगों के शामिल होने को रोक रही है सरकार, तो सरकार तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स का क्या कहना है? क्योंकि हम जानते हैं आरजी कर मामले में किस तरह से कोलकाता की सड़कों पर पूरा कोलकाता समाज उतर के आया था उस विरोध में। देखिए, लॉ कॉलेज की जो स्टूडेंट्स है, जैसे मैंने बताया, मैंने 2-1 प्रोफेसर से भी बात किए हैं, उनका भी गुस्सा है। ऐसे एक प्रोफेसर है जो जिनके साथ ये पीड़िता शायद बात करने की कोशिश की थी। ऐसा इनका कहना है कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुख्य आरोपी है, ये आरोपी कई साल पहले इस कॉलेज से पास करके निकल गया है, और इन आरोपी का उनका जो सोशल मीडिया आइडेंटिटी है उनका उसमें वहां का उनमें उसका दावी है कि वो किसी कोर्ट में एक क्रिमिनल लॉयर के हिसाब से प्रैक्टिस में है। अगर ऐसा है तो उसका बाद में ये लॉ कॉलेज में क्या उनका लेना देना? ये अगर पास करके निकल गया है तो लॉ कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन के साथ इनका क्या लेना देना? अब बाद में पता चलता है कि लॉ कॉलेज की जो सरकारी गवर्निंग बॉडी है, उनपे जो चेयरपर्सन है एक विधायक है, उस विधायक की सिफारिश पर इस लड़के को यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल हुए कैजुअल जॉब पे रखा गया था। तो किस आधार पर, जबकि बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है इसके पीछे 2-3 साल पहले या उसके भी पहले इसके खिलाफ और काफी सारे आरोप लगा हुआ था। तो अगर ये सब कुछ सच है, जो सच सरकार ने छिपाने की कोशिश कर रही है और मीडिया की तरफ से खंगाल कर बाहर निकालने की कोशिश किया जा रहा है, ये सच है कि सरकार की तरफ से क्यों छिपाने की कोशिश किया जा रहा है? क्योंकि अगर इन सब का परिचय सामने आ जाए तो फिर से तृणमूल कांग्रेस की जो ये आपराधिक नेटवर्क है, ये आपराधिक नेटवर्क के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। प्रसेनजीत, ये भी जानना चाहेंगे कि दर्शकों को पता चले कि जो मुख्य आरोपी अभियुक्त है इसमें मनोजीत पर किस किस तरह के तमाम आरोप या सवाल उठ रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, 2 काफी महत्वपूर्ण आरोप इनके खिलाफ दर्ज है। एक है कि किसी की सीने पर 2013 के आसपास किसी समय पे खंजर भोंकने की कोशिश किया था इस लड़के ने, और दूसरा है कि एक वहां पे भी किसी लड़की को, स्टूडेंट को मोलेस्ट करने की कोशिश किया था ये लड़का ने। ये दोनों मीडिया की तरफ से खंगाल कर निकाला गया है। मैंने यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों ही काफी संगीन मामला है और बताया जा रहा है कि ये दोनों मामला अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं है कि इस लड़के को बरी कर दिया गया, उसके बावजूद भी ये किस तरह से ये लड़का कॉलेज कैंपस में आने की इनको अनुमति मिलता है या इनको नौकरी मिलता है यहाँ पे, वो भी किसी विधायक जो गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सन है और ममता बनर्जी की करीबी माना जाता है। वो बजबज बोल के एक जगह है, वहां पे वो विधायक है अशोक देव बोल के, उनका सिफारिश के हिसाब से इनको यहाँ पे कैजुअल या कॉन्ट्रैक्चुअल में रखा गया है। तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हर जगह पे कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल के नाम पर क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है। शायद ये नेटवर्क को छिपाने के लिए सरकार की तरफ से इस तरह की लुका छुपी का एक कोशिश किया जा रहा है। रितु जी, प्रसेनजीत, अंत में आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी एसआई फैक्ट फाइंडिंग टीम गई है उसका अब क्या कहना है? क्या उसे वहां तक जाने से, लॉ कॉलेज में प्रवेश करने से रोका जा रहा है? तो आगे का क्या उनका एक तरह से कदम होंगे अब? देखिए, वैसे कोलकाता में अभी भारी बारिश है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मुझे भी अपना जगह चेंज करना पड़ा। तो ये इसी बारिश में 2 बजे तक लॉ कॉलेज के पास जाने का प्रोग्राम है इस टीम का, जैसे हमें पता चला है। तो 2 बजे तक अगर जाने का है तो वो थोड़ी देर में अपने जगह से वो निकलेंगे, और अभी इंतजार है इसी बात की कि कितने दूर उनको रोका जाए। देखिए, उनको रोका जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है।
लेकिन कितने दूर रोका जा रहा है? क्या 100 मीटर दूरी पर रोका जा रहा है या 5 किलोमीटर दूरी पर रोका जा रहा है या होटल से निकलने से ही रोका जाएगा? ये इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आगे का प्रोग्राम इन्होंने बता दिया है। मैंने बात किया था कि जब जिस तरह से पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से रवैया किया जाएगा, उस तरह से वो अपना जो आगे की कदम है वो सोचते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक, प्रसन्नजीत, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत पूरी जानकारी के लिए।